Hi everyone, welcome to the channel Edward Swing. Hope you all are doing well. As you all know, environment and ecology is one of the important topic for your upcoming exams. So आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ important MCQs on environment and ecology. So the first question is eutrophication in lake is due to the presence of. फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्रिफिकेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स का इनरिचमेंट हो जाता है वाटर बॉडीज़ में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनका ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। एक्वेटिक प्लांट्स या एल्गे का ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, तो जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जितने भी वाटर बॉडीज़ में एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनका डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है और वाटर क्वालिटी डिटीरियरेट हो जाता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, किन की प्रेजेंस से होता है? तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर द कंपाउंड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्रिफिकेशन इन लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्रोटोकॉल टू बैन द इमिशंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द एटमॉस्फेयर वाज मेड इन। तो आपको जब मैंने ओजोन लेयर डिप्लीशन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको एक प्रोटोकॉल पढ़ाया था, तो आई होप आप सबको इसका आंसर पता होगा। तो इसका राइट आंसर है मॉन्ट्रियल। तो इस प्रोटोकॉल को बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज द फर्स्ट प्रोटोकॉल टू बैन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, एंड इट वाज साइंड इन 1987 and become effective from 1st Jan 1989। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि ये 1987 में सबसे पहले साइन हुआ था और 1989 से इफेक्टिव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड। तो आपको बताना है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस ईयर में पास हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में पास हुआ था टू प्रोवाइड कंजर्वेशन फॉर द फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है द बुक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। तो आपको बताना है बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है। तो इसका राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड रेन इज द रिजल्ट ऑफ। तो आपको बताना है एसिड रेन इनमें से किसकी एक्सेस अमाउंट की वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर है एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है जब ये गैसेस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलती हैं तो ये कुछ एसिड बनाती हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो एसिड रेन का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगेन ऑन एक्वेटिक लाइफ, बिकॉज ये इससे क्या होता है, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनकी एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है, विच मेकिंग इट अनसुइटेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू द पॉपुलेशन डिक्लाइन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो एसिड रेन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। Next question is which one of the following ecosystems cover the largest area of the earth surface। तो आपको 4 इकोसिस्टम दिए गए हैं ऑप्शन में, आपको बताना है इनमें से कौन सा इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है अर्थ का। तो इसका राइट आंसर है मरीन इकोसिस्टम। एज यू ऑल नो 75% ऑफ द अर्थ इज़ वाटर, सो मरीन इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ surface। Next question is the method of soil conservation in which rocks are piled up to slow down the flow of water which prevents gullies and further soil loss is called। तो इस प्रोसेस को इस मेथड को क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर है रॉक डैम। तो रॉक डैम एक बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट द अंडरकटिंग एंड इरोजन अलोंग द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियो समिट इज एसोसिएटेड विद। आपको बताना है रियो समिट इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है। तो इसका राइट आंसर है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
रियो समिट को अर्थ समिट भी कहा जाता है एंड इट वाज हेल्ड इन ब्राज़ील इन 1992। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि अर्थ समिट रियो समिट को अर्थ समिट भी कहा जाता है और ये ब्राज़ील में हेल्ड हुआ था 1992 में एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय UNCED। अब UNCED क्या है? इट इज़ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट विच वॉज हेल्ड इन ब्राज़ील इन द ईयर 1992। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज़। तो एनर्जी का जो फ्लो है फूड चेन में वो कैसा रहता है? तो इसका राइट आंसर है यूनिडायरेक्शनल। Next question is the species restricted to be present in one region are called। तो आपको बताना है कि वो कौन सी स्पीशीज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं दैट एग्जिस्ट ओनली इन वन जोग्राफिक रीजन। तो इसका राइट आंसर है एंडेमिक स्पीशीज़। तो एंडेमिक स्पीशीज़ आर द स्पीशीज़ दैट आर रिस्ट्रिक्टेड टू बी प्रेजेंट इन वन रीजन। Next question is water logging is a process water logging is a phenomena in which। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉइल रूट जोन बिकम सैचुरेटेड ड्यू टू ओवर इरीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पैरामिड इज ऑलवेज अपराइट। तो इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल पैरामिड ऑलवेज अपराइट रहता है? तो इसका सही आंसर है पैरामिड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट एंड टुंड्रा रीजन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो आपको बताना है कि इनमें से किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो इसका राइट आंसर है इकोसिस्टम। तो ये सारे क्या हैं? इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इकोटोन द स्पीशीज विच बिकम अबंडेंट आर कॉल्ड। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन इज ए एरिया और ए ट्रांजिशन बिटवीन द टू इकोसिस्टम। तो आपको बताना है इन एन इकोटोन द स्पीशी विच बिकम अबंडेंट और कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं? जो स्पीशी सबसे ज़्यादा अबंडेंट रहती हैं तो उनको हम बोलते हैं एज स्पीशीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स। आपको बताना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। तो इसका राइट आंसर है इट इज़ द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड द एबिलिटी ऑफ अर्थ टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। Sustainable development means the balance between human needs and the ability of earth to provide the resources। Next question is the final stable community in ecological succession is called। तो जो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी होती है इकोलॉजिकल सुसेशन में उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज UNFCCC स्टैंड फॉर। तो आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो UNFCCC का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इट इज़ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसमें आप ये याद रख सकते हैं कि UNFCCC एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1994। तो ईयर भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेचर ऑफ विच लेयर इंक्रीजेस। तो आपको बताना है ये डिफरेंट आपको लेयर्स दी गई हैं एटमॉस्फेयर की। तो आपको बताना है ग्लोबल वार्मिंग में
इनमें से किसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है? तो इसका राइट आंसर है ट्रोपोस्फियर लेयर। तो इन ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोस्फियर इंक्रीजेस since most of the heat found in the troposphere is generated by the transfer of energy from the earth surface, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग में ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस। तो आपको बताना है जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ। तो आपको बताना है ये किस ईयर में लॉन्च हुआ था। इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2008। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट अ नॉन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। आपको बताना है इनमें से नॉन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन सा है। तो इसका सही आंसर है बैसिलस ब्रामेसिस। बाकी सारे जो है ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, सॉरी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है बैसिलस ब्रामेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट स्पीशीज विद a wide range of genetic distribution evolve into a local population known as। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है इकोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिंकन इंडेक्स मेजर्स। लिंकन इंडेक्स इनमें से क्या मेजर करता है। तो इसका राइट आंसर है पॉपुलेशन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज ड्यू टू। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 हैवी मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मर्लिन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है मर्लिन नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका राइट आंसर है मिजोरम। इट इज़ लोकेटेड इन मिजोरम। अगला क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट रोजवुड मैहोगनी ड्यूपा ट्रीज आर फाउंड। आपको बताना है इनमें से कौन से फॉरेस्ट में रोजवुड मैहोगनी एंड ड्यूपा ट्रीज पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है एवरग्रीन फॉरेस्ट। Next question is the world's largest biofuel plant has been established with a production capacity of 100 million liters per year is located in। तो आपको बताना है सबसे बड़ा बायोफ्यूल प्लांट किस कंट्री में लोकेटेड है। तो इसका राइट आंसर है ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ए पॉइनियर स्पीशी इन ज़ेरेट सक्सेशन। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्पीशी है जो एज ए पॉइनर स्पीशी एक्ट करती है इन ज़ेरेट सक्सेशन। तो इसका राइट आंसर है लाइकन्स। तो लाइकन्स आपको आई होप याद होगा, मैंने अपने एक लेक्चर में पढ़ाया था कि लाइकन्स क्या होते हैं। दे आर द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विच प्रोटोकॉल वॉज अडेप्टेड। आपको बताना है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कन्वेंशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था। तो इसका राइट आंसर है कार्टागिना प्रोटोकॉल। तो इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट विच एम्स टू एंश्योर द सेफ हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट एंड यूज़ ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सो और जो बाकी सारे प्रोटोकॉल्स हैं उनका आपको पता ही है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए होता है। इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट मैंडेटेड एट द cutting of greenhouse gas emission and it was signed in 1997.
तो इसमें ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को बैन करने का एग्रीमेंट साइन किया गया था एंड इट इज़ एन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। उसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इमिशन बैन किया गया था। एंड फिर आता है नगोया प्रोटोकॉल। तो नगोया प्रोटोकॉल में क्या था, इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, and it is also an international agreement which aims at sharing the benefit arising from the utilization of genetic resources in a fair and equitable way, and it came into force on 2014. So for the convention on biological diversity, Cartagena protocol was signed. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, कार्टिगिना प्रोटोकॉल। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। आई होप आपको समझ में आए होंगे और बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनको ये आते होंगे क्वेश्चंस। तो आप लोग अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं। थैंक यू।